Hello students, don't talk, just show. Don't promise, just act. Don't say, just prove. Clear to you. Now start your new chapter, Liberation, Privatization and Globalization. स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स से, 12th स्टैंडर्ड. ओके, आ जाते हैं. इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991, हैव यू हर्ड अबाउट इट? ये पढ़ा होगा आपने, फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड ये बताया जाता है. इंडिया ने फेस किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस. देखो 1947 में इंडिपेंडेंस हो गया था, इंडिपेंडेंट हमको मिल चुकी थी, लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स, पुअर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए कुछ नहीं किया. जो भी किया उन्होंने अपने लिए किया. राइट, छोड़ देते उनको. आते तो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म होने, यहाँ जितने भी लोग थे यहाँ पर इसमें दो लोगों का नाम आ जाता है. एक तो पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह. काफ़ी अच्छा इन लोगों ने इसके लिए वर्क किया. लेकिन ये क्राइसिस आया था. क्राइसिस मीन्स यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई थी. प्रॉब्लम कैसी कि यहाँ की गवर्नमेंट जो थी, जितने भी बोरिंग्स थे बाहर से, जो फॉरेन अब्रॉड से हमने डेट्स ले रखे थे, है ना, तो वो उसको रीपे नहीं कर पा रहे थे. फॉरेन रिजर्व थे ही नहीं इतने हमारे पास कि इतने बोरिंग्स हमने ले रखे हैं, बोरिंग्स हमने कर रखे हैं, वो उनको वापस रीपे कर सके, उनको पूरा कर सके, है ना. इसकी वजह से प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही थी कि जो प्राइसेस थे गुड्स एंड सर्विसेज के, जो एसेंशियल गुड्स थे, उनके भी प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे. पूरी इकोनॉमी अगर हम एक तरीके से देख सकते हैं तो इकोनॉमी हमारी बहुत डिस्टर्ब थी. ठीक है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था 1981 में. अच्छा, पॉइंट आ जाता है ये कि कोई तो ऐसे रीज़न होंगे ना, कोई तो ऐसे कॉजेज होंगे जिसकी वजह से इतने सारे क्राइसिस हुए थे. डेफिनेटली कॉजेज की साइड चलते हैं. एक्सटर्नल डेट्स को पूरा करने में गवर्नमेंट उस टाइम का अनेबल था. कॉजेज पे आ जाते हैं. कॉजेज क्या थे? देख, फर्स्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम. एक्चुअली हुआ क्या था कि जैसे 47 में इंडिपेंडेंस मिल गया, है ना, उस टाइम उसके बाद डेवलपमेंट प्रोग्राम और पॉलिसीज बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई एकदम से. ठीक है, तो जितना भी फाइनेंस था, जो रिवेन्यूज थे, जो सरप्लस होता था, सब डेवलपमेंट प्रोग्राम में लगा दिया जाता था. अब जब हम एक साइड पर ही सारे हम अपने एक्सपेंडिचर कर देंगे तो सरप्लस हमारे पास बचेगा क्या? तो वो बचा ही नहीं. ये प्रॉब्लम आई हमारे सामने. और क्या आए? नो सफिशिएंट फंड्स फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज के लिए, मैंने उस टाइम पर अगर हम अपने छोटे छोटे किसी भी एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर सकते थे, ऐसा हमारे पास कोई भी इंटरनल सोर्स ऐसा नहीं था. मैंने जैसे टैक्सेशन, है ना, टैक्सेशन वो प्रॉपर नहीं था तो सही, ऐसा नहीं था कि टैक्सेस नहीं लगते थे उस टाइम पे, था तो सही, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो उसको पूरा कर सकता. एक्सपेंडिचर ऑन द एरियाज दैट डिड नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिटर्न्स. ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा हमने एक्सपेंडिचर कर दिए थे, इन्वेस्टमेंट किया था जहाँ से रिटर्न इमीडिएट नहीं मिल रहा था. जैसे डिफेंस पर कर रहे थे, है ना, डिफेंस पर अगर हम एक खर्चा कर रहे हैं तो रिटर्न मिलने वाला रिटर्न अभी तो मिलेगा नहीं कुछ भी. बस इस टाइप के खर्चे हो रहे थे, ऐसा इन्वेस्टमेंट हो रहा था जहाँ से रिटर्न तुरंत नहीं हो पा रहा था. क्लियर? और क्या प्रॉब्लम थी? पब्लिक सेक्टर जो थे वो, उसमें इनकम जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. पब्लिक सेक्टर आपको पता ही है, प्राइवेटाइजेशन तो हुआ नहीं था उस टाइम पे, तो जितने भी सेक्टर्स थे सब गवर्नमेंट अंडरटेकन थे. ठीक है, उसमें जो होने वाली इनकम थी वो बहुत कम थी. और बोरिंग्स वर यूज्ड टू कंजप्शन एंड अदर लोन्स. जो बोरिंग्स थे, जो हमने किए हुए थे फॉरेन से, अब्रॉड से जो बोरिंग्स थे, उन्हें यूज़ किस में कर लिया गया था? कुछ कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, यहाँ लगा दिए, उधर लगा दिए, उधर लगा दिए. ठीक है, या फिर हम क्या कर रहे थे, और जो कहीं और से जो बोरो किया जा रहा था, उस बोरो को, उस लोन को रिपे करने में कर दिया गया था. इसकी वजह से इतने सारे कुछ कॉजेज मिले, तो ये क्या आया हमारे सामने? इकोनॉमिक क्राइसिस निकल के आ गया. समझ गए? चीज़ें बहुत महंगी हो गई, और इसका डायरेक्ट जो और इम्पोर्ट की रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गई. बोरिंग्स जितनी भी थी हमारी फॉरेन अब्रॉड की, वो हम गवर्नमेंट उस टाइम पर अनेबल थी उनको रीपे करने. क्लियर? इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट्स आ रहे थे?
डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल मीन्स टैक्स। टैक्स यहाँ पर कैसे होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे, टैक्स नहीं मिल रहा था, सब कुछ जो कंडीशन अगर हम ओवरऑल देखते तो वो लॉस की कंडीशन में गवर्नमेंट थी उस टाइम। एडवर्स बीओपी, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे तो 3 काइंड्स के होते हैं, यहाँ एडवर्स एक होता है और एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होगा जहाँ पर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, इंपोर्ट कम होंगे। एडवर्स उसका अपोजिट हो गया, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे थे और एक्सपोर्ट यहाँ से कम हो रहे थे, एडवर्स बीओपी हो रहा था। लेंगे कहाँ से भाई, ये भी तो बात है ना, भेज ही नहीं पा रहे थे, प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा था। और क्या हुआ था, प्राइसेस राइज। जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पर जो एसेंशियल गुड्स थे उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। और हाई रेट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग इसकी रेट जरूर से ज़्यादा हाई होते जा रहे थे, जरूर से ज़्यादा हाई होते, ये इसके फैक्ट्स आ रहे थे कुछ हमारे सामने। अब इतनी सारी प्रॉब्लम जब हमारे सामने आई तब गवर्नमेंट ने ये जो हमने नाम लिए थे आपके सामने, पीवी नरसिम्हा राव और उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह, उन लोगों ने यहाँ पर प्लान किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ये लेकर के वो आपके सामने आ गए थे, जिसने बहुत हद तक इंडियन इकोनॉमी को, जो ये बहुत एक खराब रास्ते पर पहुँचती जा रही थी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। यहाँ पर इन्होंने इसको ये हम कह सकते हैं कि इसको दो वो वे उन्होंने ढूंढे जिससे कि वो यहाँ पर इतना इसको कंट्रोल हम कर सकते थे। एक तो ये होता है शॉर्ट टर्म का था और एक लॉन्ग टर्म का था, राइट। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के देखो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिसको अभी हमें तुरंत के लिए अगर हम इंस्टेंट कोई भी ऐसी कोई कोशिश करते जिससे थोड़ा तो ठीक हो जाए ना, फिर तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको हम सही कर ही लेंगे, ठीक है ना। एक शॉर्ट टर्म के लिए स्टेबलाइजेशन लेकर के आए थे, लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, स्टेबिलिटी उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म के लिए स्टेबिलिटी लेकर के आनी है, थोड़ा सा कहीं पर किसी भी तरीके से वो सारी कोशिशें, वो सारे ट्रायल हमको करने हैं जिससे इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है वो हमारी किसी भी हद तक ठीक हो जाए। लॉन्ग टर्म के लिए मेन इसमें काम किया गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए जिसमें लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को ये लोग लेकर के आए थे, ठीक है। चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, लिबराइजेशन से, प्राइवेटाइजेशन से और ग्लोबलाइजेशन से। क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड आते हैं आपके पेपर में, इससे भी रिलेटेड आएंगे ना। तो चलते हैं लिबराइजेशन की साइड। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लिबराइजेशन। लिबराइजेशन मीन्स लिबर्टी। लिबर्टी किस पर, इंडस्ट्रीज ना, प्राइवेट सेक्टर्स पर। प्राइवेट सेक्टर क्योंकि इससे पहले सारे सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर होते थे, प्राइवेट सेक्टर होते नहीं थे, तो प्राइवेट सेक्टर को लिबर्टी कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ, है ना, कि दे आर अलाउड टू डू ट्रेड विद इन द कंट्री विथ सम रेस्ट्रिक्शंस, राइट। अच्छा, ये इन्होंने जितने भी रेगुलेशंस थे वो सारे यहाँ पर हटा दिए गए थे गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कर दिया गया था कि वो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके पीछे, आखिर क्यों बोल दिया गया उनको कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्या है ये, अगर प्राइवेट होंगे, क्योंकि इससे पहले सारे पब्लिक थे, अगर प्राइवेट होंगे तो डेफिनेटली कुछ कंपटीशन इंक्रीज होगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, और जहाँ पर कंपटीशन होता है वहाँ पर डेफिनेटली ग्रोथ होती ही होती है। आप अपनी क्लास में देख लें, अगर कंपटीशन नहीं है तो आप क्यों काम करना चाहेंगे, क्यों अच्छे से पढ़ना चाहेंगे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आने के लिए, ठीक है। तो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, है ना, उसी हेल्दी कंपटीशन में, राइट। फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एंड न्यू टेक्नोलॉजी के लिए नया कुछ बनाएंगे, नया कुछ करेंगे, है ना, इसके लिए। नेक्स्ट, डिक्रीज डेट्स बर्डन ऑफ कंट्री, डेफिनेटली डेट्स बर्डन कम करना चाहते थे प्राइवेट इंडस्ट्रीज, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया गया कि ठीक है यहाँ से नहीं होगा तो प्राइवेट से कर लेंगे, डेट्स का जो बर्डन पड़ा हुआ है कंट्री के ऊपर वो किसी भी तरीके से रिड्यूस हो। एनकरेज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट,
प्रोडक्शन अच्छा होगा तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट की साइड पे हम एनकरेज होंगे, ठीक है। इसलिए भी और क्या किया था, एक्सपेंड द साइज ऑफ द मार्केट। डेफिनेटली प्राइवेट और पब्लिक, पहले पब्लिक में थे सारे, तो प्राइवेट से क्या होता है कि मार्केट एक्सपेंड हो जाता है और बड़ा हो जाता है, तो हम बाहर से सामान लेकर के हम गुड्स एंड सर्विसेज अपने यहाँ ही प्रोड्यूस करेंगे और अपने यहाँ ही उसको परचेज करेंगे, इसलिए भी। क्लियर, ये तो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, सिंपल एकदम, राइट। अच्छा चलते, रिफॉर्म क्या क्या हो गए जब प्राइवेटाइजेशन आ गया इंडिया में, तो उसकी वजह से क्या क्या रिफॉर्म हुए, किस किस सेक्टर में। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस सबसे ज़्यादा इसी में ही हो गए थे अगर हम देखें तो, ठीक है। जैसे ना पहले क्या था, लाइसेंस लेना कंपलसरी था, लाइसेंस लेना कंपलसरी था, और लाइसेंस लेने का जो प्रोसेस था वो बहुत लेंथी था, ठीक है। तो इसलिए लोग ये काम करना नहीं चाहते थे, इतना लंबा प्रोसेस, इतना लेंदी, ये सब काम कौन करे, उन्होंने इसी को एबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। लाइसेंस लेना कुछ प्रोडक्ट को छोड़ के, जो केमिकल प्रोडक्ट्स या फिर हाइड्रेडस रहते हैं उनको छोड़ करके बाकी सब चीज़ें लाइसेंस फ्री होगी। आप चाहे जैसे अपनी कोई भी प्राइवेट सेक्टर आप अपना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और अपनी कंपनी को बना सकते हैं, क्लियर है ना। तो लिबर्टी मिली है ना, प्रेशर होता है ना काम को करने का, वहाँ से वो प्रेशर हट गया। कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर को थोड़ा कम कर दिया, प्राइवेट ज़्यादा कर दिया। एक चीज़ हम आपको पता है, ये पब्लिक प्राइवेट क्या है, जैसे प्राइवेट चीज़ होती है वो अपनी पर्सनल होती है और पब्लिक चीज़ पब्लिकली होती है। आप डेफिनेटली अपनी प्राइवेट चीज़ को बहुत केयरफुली रखोगे, बस वही हो गया था, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन दिया गया था कि अगर हम अपनी तरह से अपना सोच करके बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली हम उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे। और पब्लिक क्या हो, गवर्नमेंट का हो गया ना, तो गवर्नमेंट का बस वो दूसरे का हो गया, ये मान के चलें, तो उसमें हम उतना ज़्यादा अपना पोटेंशियल वहाँ शो नहीं करेंगे, यहाँ हम शो करेंगे, बस यही सोच करके उसको प्राइवेटाइजेशन में लाया गया, समझ के चलते हैं आगे। और क्या हुआ था, प्रोडक्शन एरिया हमारा, ये भी हमारा जो पहले जो रिजर्व था उसको उन्होंने डिजर्व किया, वापस दोबारा से उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया और ज़्यादा अच्छे नए तरीके से। और क्या किया, फ्रीडम ऑफ इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स जो इंपोर्ट की गई थी, यानी कि बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, उसको उन्होंने यहाँ पर फ्रीडम दिया कि वो आराम से उसको वहाँ से मंगा सकते थे और अपने बिजनेस को यहाँ पर जो ट्रेड हम कर रहे हैं उसको हम एक्सपेंड कर सकते थे। तो उसके ऊपर लगे हुए जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो उन्होंने हटाए, रिमूव कर दिए। ऐसी फाइनेंशियल सेक्टर की साइड, फाइनेंशियल सेक्टर इसमें इंस्टीट्यूशन और नॉन इंस्टीट्यूशनल्स आ जाते हैं आपके, और स्टॉक एक्सचेंज हमारा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी पहले क्या था, सारा जितना भी रोल जो प्ले करते थे फाइनेंशियल सेक्टर, वो उसमें आरबीआई मेन था, ठीक है। आरबीआई के साथ यहाँ पर क्या हुआ, अब क्या किया उन्होंने, आरबीआई के रोल को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। किसको दिया गया, कॉमर्शियल बैंक को फ्रीडम दे दी गई कि वो अपने हिसाब से अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेट कर सकते हैं, नाउ दे आर फ्री, राइट। और क्या किया उन्होंने, जितने भी जो प्राइवेट बैंक्स थी उनको भी एनकरेज किया काम करने के लिए, कि वो काम कर सकते हैं, ठीक है। और क्या किया, जितने भी FII के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है ना इन्वेस्टिंग के लिए, वो फॉरेन फाइनेंशियल नहीं, सॉरी ये फॉरेन है, फॉरेन से उन्होंने उनको एनकरेज किया कि वो इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करें। इस तरीके से ये फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स किए गए थे। नेक्स्ट आते हैं टैक्स रिफॉर्म्स की साइड। टैक्स रिफॉर्म्स मतलब टैक्सेशन पॉलिसीज, एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, इसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कितना टैक्स देगी तो एक्सपेंडिचर कितना करेगी, ये जो सारी पॉलिसीज हैं दैट इज कॉल्ड टैक्सेशन पॉलिसी। इसको इस फिस्कल पॉलिसी में भी चेंजेस किए गए थे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड किया गया था, सिंपल कर दिया गया, टैक्स की रेट को लोअर किया गया, कम किया गया थोड़ा सा, जिससे कि टैक्स इवेशन कम हो। देखो ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो लोग डेफिनेटली उसको चोरी करेंगे, इवेशन करेंगे उसका, तो अगर सिंप्लीफाइड और टैक्स की रेट लोअर कर दी जाएगी तो लोग टैक्स इवेशन नहीं करेंगे और गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। टैक्स रिफॉर्म्स हो गए हमारे। आ जाते हैं और क्या हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म हुए थे। फॉरेन एक्सचेंज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू जो काम हो रहा था, यहाँ पर डिवैल्यूशन ऑफ रुपीज़ का डिवैल्यूशन किया गया था, है ना, कंपेरेटिव डॉलर, तो या फिर फॉरेन करेंसी कह सकते हैं।
इम्पोर्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी स्क्रैप्ड, लाइसेंसिंग पॉलिसी जो होती है हमारी इम्पोर्ट करने की उसको स्क्रैप कर दिया गया, बिल्कुल पूरी तरीके से इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस की गई, जिससे कि हम आराम से बाहर से गुड्स जो आ रही हैं वो इजीली आ सकें। एक्सपोर्ट ड्यूटी विड्रॉ कर दी गई, बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर कम्प्लीटली विड्रॉल किया गया था, जिसे आराम से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी एक्सपोर्ट ड्यूटी के। ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये सारे काम किए गए थे। दैट इज कॉल्ड कम्प्लीटली लिबरेशन, लिबर्टी। नाउ मूव ऑन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो। So start privatization. Then privatization means to allow private sector so for operating their business in the country by government. क्लियर है? इससे पहले तो नहीं थे, इससे पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर यहाँ पे काम करते थे। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने के लिए दे दिया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि कैसे दिया गया। दो पॉइंट्स, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जैसे किसी भी एक फर्म में अगर ओनरशिप किसकी थी, गवर्नमेंट की थी, तो वहाँ से उसको विड्रॉ कर लिया गया, या मैनेजमेंट गवर्नमेंट का था तो वहाँ से उसे विड्रॉ कर दिया गया तो प्राइवेट का हो गया, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स अपने ही किसी इन्वेस्टमेंट को, अपने ही किसी एरिया को, एक सिंपल लैंग्वेज में पहले समझे डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। अपने ही, जैसे हमारा एक लैंड का पीस है और उसमें से हमने एक छोटा सा पार्ट, उसको इतना सा पार्ट हमने उसका सेल कर दिया। इसके सेल करने से हमको ये फ़ायदा होगा कि जो भी हमारे पास इससे बदले कैश आएगा उससे हम इतने वाले लैंड में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं, इसमें न्यू टेक्नोलॉजी की मशीनें लेकर के आ सकते हैं, या कोई भी हमें इम्प्रूवमेंट करना होता है। समझ गए? बस वही डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ किया गया था। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे सेल किया गया था, किस लिए? फंड्स को रेज करने के लिए। क्लियर है? या फिर जिस भी ऐसी कंपनीज थी, फर्म थी जहाँ पर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन था या वो गवर्नमेंट की थी, वो सबको सेल कर दी गई। क्या बेनिफिट हुआ इससे? इम्प्रूव फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट की, डेफिनेटली गवर्नमेंट की कंडीशन में सुधार हो गया। यहाँ पर अच्छा एक फंड और रुपया आना स्टार्ट हो गया तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होने लगी। अच्छा, जो भी पब्लिक सेक्टर पे जितना बर्डन था ना, काम का प्रेशर था, वो यहाँ पर कम हो गया। ठीक है? अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रमोशन मिला, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हुआ तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज थी उन्होंने एफडीआई को प्रमोट करना स्टार्ट किया। फिर कंपटीशन बढ़ा, यहाँ पर कंपटीशन बढ़ा, है ना? और जब कंपटीशन होता है तो कंपटीशन के सहारे चीज़ें भी ग्रोथ करती हैं। चलते हैं ग्लोबलाइजेशन के साइड। देख, ग्लोबलाइजेशन ये सब आपने पढ़े हुए होंगे, ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें। ग्लोबलाइजेशन मतलब अब यहाँ पर वर्ल्ड वाइड ट्रेड किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल अगर लैंग्वेज में कहें, ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है? वर्ल्ड वाइड ट्रेड करना। ट्रेड इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग होगी तो बाहर भी इस सामान को सेल किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है? अब ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? बिजनेस फॉर द वर्ल्ड हमने लिखा भी हुआ है। ठीक है? और क्या होता है इसमें? इरेजिंग डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट। ठीक है? जो भी डिफरेंसेस है ना हमारे और उनके बीच के, उनके डिफरेंसेस को दूर करना। ठीक है? वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ आना और यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज का वहाँ जाना, ग्लोबलाइजेशन हो रही है। ठीक है? इम्पैक्ट्स बहुत अच्छे आए, पॉजिटिव। ग्रेटर कॉम्पिटिशन इसके बीच में, उनके और हमारे, तो डेफिनेटली जब कॉम्पिटिशन, अभी हम बार बार इसी बात पे कहते हैं, जब तक कॉम्पिटिशन नहीं होगा ग्रोथ नहीं होगी। तो कंज्यूमर के फायदे हैं, ग्रेटर चॉइस आ गई उसके सामने, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप चॉइस कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी ब्रांड के हिसाब से, अपनी बजट के हिसाब से। रिडक्शन इन प्राइसेस, जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ प्राइसेस भी डाउन हो जाते हैं, अल्टीमेटली कंज्यूमर का फायदा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ा। ठीक है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, यहाँ की कंपनीज ने भी बाहर एस्टेब्लिश हुई, बाहर से कंपनीज यहाँ आकर इंडिया में भी आकर के यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाती हैं। और क्या होता है? इन इससे ऑब्वियस बात है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनीज बढ़ रही हैं, फर्म बढ़ रही है, इंडस्ट्री बन रही है और ज़्यादा काम यहाँ पर बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली जॉब
यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा लोगों को मिलती हैं। दिस प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन कंपनीज़ का डेफिनेटली प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बहुत बड़ा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से बनने वाला सामान जो है वो बाहर जाएगा और बाहर के लोगों को वो किस हिसाब से पसंद आएगा। इसलिए MNCs बनी, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आकर के सेट होना स्टार्ट हो गई, यहाँ की कंपनीज बाहर जा कर के सेट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ फील हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसी के थ्रू सारा काम होता है, तो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी इसी के थ्रू हमारे पास आई। अच्छा, अब आते हैं कि ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भाई अगर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंडिया के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए। लेकिन जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है, जहाँ पर वर्ल्ड वाइड अगर ट्रेड हो रहा, सारे वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज हैं वो यहाँ पर ट्रेड करें, तो उनको रेगुलेट कौन करेगा? उनको रेगुलेट करने के लिए WTO आ गया 1995 में, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल ट्रेड के ये रूल्स बनाए, ये वर्क फंक्शंस हैं WTO के, अगर हम देखते हैं तो रूल्स बनाए, इंटरनेशनल ट्रेड इस तरीके से किया जाएगा। फिर ये भी इंश्योर कर लेते हैं ये टाइम पर कि जो रूल्स बना रखे हैं वो डेफिनेटली वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। और क्या किया था, रिमूवल ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रेड बैरियर्स, जो ट्रेड बैरियर्स यानी कि टैक्सेस लगा देते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसको भी यहाँ पर रिमूव किया गया था। वो पूरी तरीके से एनकरेज कर रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन बढ़े, ठीक है। तो ये था हमारी LPG की पॉलिसी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।